नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराऊंगा दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं 10 कौन सी बड़ी खबर है जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात होगी संविधान पर सियासी लड़ाई की, क्योंकि आज सदन में ओम बिरला ने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर एक टिप्पणी कर दी, उनको डांट लगा दी और उसके बाद से संविधान पर एक नई लड़ाई छिड़ गई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर सीधे लिए आऊंगा आपको मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है। ये कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी है, इस पर भी आज हम लोग बहुत तफसील से बातचीत करेंगे। तीसरी और अहम खबर होगी छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था। लाखों लोग वहां पर पहुंचे थे, सबने अपनी समस्याएं भी रखी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की लड़ाई की कौन किस पर पड़ने वाला है, भारी किसकी कैसी है तैयारी, सब कुछ मानसून सत्र को लेकर मध्य प्रदेश की तैयारियां जो है वो आपको बताएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ दोबारा से लिए चलेंगे और आपको बताएंगे कि यूनिफाइड कमांड की बैठक में आखिर क्या कुछ होने वाला है। नक्सलियों के ऊपर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है सख्ती बरत रही है, लेकिन ये यूनिफाइड कमांड की बैठक क्या है, क्या कुछ होने वाला है, आपको अच्छे से तफसील से बताएंगे। इसके बाद फिर ले आएंगे आपको मध्य प्रदेश और बताएंगे कि कैसे इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उज्जैन के बेटे डॉक्टर मोहन यादव अभी से ही सिंहस्थ की तैयारियों में लग गए हैं। उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां होने वाली है, क्या कुछ बैठक होगी, बताएंगे। और फिर अगली खबर जो होगी वो जुड़ी होगी इश्क से, क्योंकि इश्क जो है लोगों को आवारा कर दे रहा है, लोगों को आरोपी बना दे रहा है। क्या कुछ घटना है प्यार से और प्रेम से जुड़ी हुई, ये आपको बताएंगे। इसके बाद खबर बताएंगे आपको शिक्षा के मंदिर में जो तोड़फोड़ की गई है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है इस तोड़फोड़ की, वो आपको बताने वाले हैं। फिर आपको लिए चलेंगे हम सिवनी गौवंश हत्याकांड के मामले में जो कुछ अपडेट आई है, क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना है एसपी का, इसके पीछे की साजिश क्या थी, वो भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी खबर जो होगी वो जुड़ी होगी T20 विश्व कप से, क्योंकि अफगानिस्तान को करारी शिकस्त मिली है दक्षिण अफ्रीका से और फिलहाल जो है इंग्लैंड और भारत का मैच जारी है। बारिश हो गई है, मैच रुक गया है, लेकिन अब जो है दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खैर, शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट की। संसद के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सियासी गलियारों में बयानों में अभिभाषण का आशय तो दिख ही रहा है, तो वहीं सेंगोल से लेकर संविधान जिंदाबाद के नारों पर भी एक नई राह ठन गई है। पूरी कहानी क्या है, सदन में आज क्या कुछ हुआ है, तस्वीर सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को देखिए। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन 14वीं का चांद तो नहीं निकला, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयानों की बौछार के साथ साथ सेंगोल की प्रामाणिकता और औचित्य पर सवाल जरूर खड़े हो गए। हालांकि सवालों से लेकर जयकारों तक की आजादी सुनिश्चित करने वाले संसद में जब संविधान के जयकारों पर ही बात ठन जाए, तो सियासत में इससे बड़ा मुद्दा फिर क्या ही होगा। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। दरअसल बतौर संसद सदस्य शपथ लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ के बाद जय संविधान का नारा लगाया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए उन्हें कहा कि शपथ तो संविधान के नाम पर ही ली जाती है, तो जयकारे का क्या मतलब। जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने अध्यक्ष जी के आपत्ति पर सवाल किया, तो बिरला साहब ने उन्हें डपटते हुए चुपचाप बैठने की हिदायत दे डाली। हुड्डा साहब तो बैठ गए, लेकिन इस पूरे मसले पर अब सियासी खींचतान खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि क्या भारत में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से रोका नहीं गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई जा रही है। क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा। इन सब के बीच राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रियाओं ने सियासत के गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा रखी हैं।
एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बता दिया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रपति के 2024 के अभिभाषण में भी अल्पसंख्यकों का तो जिक्र ही नहीं है। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? बहरहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभी चर्चा होनी बाकी है। इसके अलावा अभिभाषण पर दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का जवाब भी आना है। ऐसे में आगे सदन में शब्दों के सहारे सुलगते सियासत के सवालों को सुनना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सदन के भीतर स्पीकर और सदस्यों के बीच ये तकरार की जो स्थिति बनती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष अगर 48 से 99 तक पहुंचा है, इतनी मजबूती के साथ ऊपर उभरा है, तो उसके पीछे संविधान एक बहुत अहम कड़ी रही है। खैर, खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, लिए आ रहे हैं आपको मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर भारी कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने साल 2023 और 24 वित्त वर्ष में 55,708 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ गई है। ये जरूरत क्यों आन पड़ी है, इस कर्ज की राशि से क्या कुछ किया जाने वाला है और इस कर्जे को लेने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार और कितनी कर्जदार हो जाएगी, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को तफसील से देखिए। मध्य प्रदेश सरकार को लोक लुभावन स्कीम्स अब भारी पड़ रही हैं। अलग अलग मदों में महिला से लेकर बुजुर्ग और किसानों से लेकर नौजवानों तक को खुश करने के लिए सरकार को अब फिर भारी भरकम कर्ज लेना पड़ रहा है। ये रकम छोटी मोटी नहीं है। खर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस बार 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, तो वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने की योजना है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले ये कर्ज 38% ज्यादा है। सरकार ने साल 2023-24 वित्त वर्ष में 55,708 रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कर्ज लेना कोई बड़ी या महत्वपूर्ण बात नहीं है। सरकार विकास के लिए कर्ज लेती भी है और समय पर उसका भुगतान भी करती है, लेकिन इसी बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्जा लेने जा रही है, 88,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुना है, जिसमें जो कर्जा लिया जा रहा है जिसमें 15% केंद्र सरकार देगी, बाकी मार्केट से लेंगे तो इसमें कमीशन खोरी होगी, क्योंकि जिस भी प्राइवेट फर्म से ये कर्जा लेगी सरकार, वो उनके कमीशन भी सेट होते हैं, बाकायदा उनके एजेंट होते हैं, तो कमीशन खोरी भी करेगी। अब बताइए, मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति कम से कम 55 से 60,000 रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। श्रीमान बंटाधार के कार्यकाल में तो प्रदेश का 1/3 बजट अकेले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए जाता था। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना कृषि सब्सिडी योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए ये कर्ज लेना जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की आय के मुकाबले खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार को फिलहाल उन्हीं योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो जरूरी हो। ऐसे में सियासत से परे सरकार को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में सरकार प्रदेश के आम लोगों की सुविधा के लिए फ्रीबी योजनाओं पर जबरदस्त खर्च कर रही है।
अब चल रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जनता से रूबरू हुए। रायपुर में सीएम आवास पर हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई लोग वहां पर पहुंचे। बहुत से लोगों ने सीएम को अपनी समस्याएं सुनाई, बताई, जिस पर कि सीएम ने फौरन एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ तस्वीर और खबर रही है आज के जनदर्शन कार्यक्रम से, सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जनता अपने मुखिया के दरवाजे पर अपनी बात रखने के लिए कुछ इस अंदाज में पहुंची। सुबह से ही आम लोग अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस के सामने लाइन लगा के खड़े थे। बारी बारी से सबको अंदर बुलाया गया तो अंदर का नजारा कुछ यूं था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे जनता से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनता से उनकी बात सुनी, समस्याओं को सुना और फौरन इसके समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश की आम जनता सीधे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल रही थी और अपनी बातें रख रही थी। घर में गरीबी परिस्थिति है, कर्ज लेके शादी की हूँ। मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान आम जनता से फीडबैक भी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं। आवास घर के लिए, घर नहीं है ना रहने के लिए। हाँ, बच्चे का एडमिशन वाले लेना था। सरकार की पूरी कोशिश है कि उसकी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। सरकार और बीजेपी दावा कर रही है कि जनदर्शन कार्यक्रम का लाभ आम लोगों को मिलेगा। जनता के पास सीधे सीएम के पास जाकर अपनी समस्याएं बताने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। उम्मीद है कि इस जनदर्शन से जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा, जनता को प्रदेश के मुखिया के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सरकार और जनता के बीच की कड़ी इतनी नाजुक होती है और इतनी मर्म होती है कि महज एक मुलाकात से ही स्थिति और चीजें बहुत सामान्य हो जाती हैं। लेकिन क्या नक्सलियों के साथ भी छत्तीसगढ़ सरकार जो यूनिफाइड बैठक करने वाली है उसमें बात बन जाएगी? छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए साय सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल भी लगातार काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि चर्चा से ही नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। जहां जरूरत पड़ रही है वहां जवान जमीन पर उतरकर मोर्चा भी संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूनिफाइड कमांड की बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ होना है इस यूनिफाइड कमांड की बैठक में, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा व्यक्तियों को खत्म किया है। सरकार बनने के बाद 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। चुनावी नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अब तक सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। प्रदेश में नक्सल मूवमेंट को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावपूर्ण बैठक होगी। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। नक्सल गतिविधि पर रोक लगाने 28 जून को होने जा रही बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर बैठक में चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद करते नजर आएंगे। हालांकि इस बैठक से पहले सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलवाद को लेकर सरकार के पास नीति नहीं होने का आरोप लगाया है कि नक्सल नीति पे सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है और सिर्फ अंदरूनी क्षेत्रों में दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है, जो 15 सालों में किया वही फिर से दोहराने का काम कर रही है। आज लोग बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जंगल जाने को डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है।
लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावा करते नजर आए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस ओर कई कारगर कदम भी उठाए गए हैं। वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चर्चा होगी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार और फोर्स के अधिकारी क्या फैसला लेते हैं। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए होमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार कोशिश तो लगातार कर रही है कि नक्सलवाद पर नकेल कसा जाए, लेकिन इस तमाम कोशिश में कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो बहुत मायूस करने वाली होती है और कहीं ना कहीं उसमें केवल सियासत की ही बू नजर आती है। तो इसलिए छोड़ देते हैं इस खबर को छत्तीसगढ़ में ही और आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल और विपक्ष दोनों की तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही हैं। दोनों अभी एक दूसरे को खूब घेर रहे हैं, लेकिन यकीनन है कि इस बार जब मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र होगा तो निश्चित तौर पर वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि नरसिंह घोटाले की आंच भी है जो सरकार को घेर रही है। साथ ही साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ होना है मॉनसून सत्र में, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। 1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का सत्र। विधानसभा को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति, हंगामेदार होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोहन सरकार बनने के बाद यह पहला मॉनसून सत्र है और इस बार जहां राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सख्त रुख अख्तियार कर रही है और कई मुद्दों को उठाने का प्लान बना रही है। इस बार सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जो भी घोटाले प्रदेश में हुए, चाहे नरसिंह का घोटाला हो, चाहे जल जीवन का घोटाला हो, चाहे सरकार ने, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसको याद दिलाएंगे और इस पे जवाबदेही सरकार तय करेगी कि किन के कारण ये घोटाले हो रहे हैं। और रही 88,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है, तो सरकार कर्ज से किन के पेट भरना चाहती है? क्या आम जनता के, प्रदेश की जनता के लिए विकास की बात करना चाहते हैं कि घोटालेबाज लोग जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, क्या उनके पेट भरना चाहती है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इस बार कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के इस्तीफा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस सदन में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसे लेकर सदन में हंगामा भी कर सकती है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनके मन में क्या है वो बताएं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अलविदा कह चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा इस पर बात होना चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। ये सरकार का पूर्ण बजट होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए जहां सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन में अपनी बात रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है और इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में अपने मुद्दों को उठाएगी, जिसके चलते इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत की बात को यहां जरा छोड़ते हैं और जरा बात करते हैं प्रेम पर, क्योंकि प्रेम अंधा नहीं होता, लेकिन प्रेम करने वाले अक्सर अंधे हो जाते हैं। अंधे इस कदर कि अपराधी बन जाते हैं और अपराधी के साथ साथ कई बार आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम भी दे देते हैं। 2 कहानियां हैं। एक कहानी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान लेने का प्रयास कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेमिका ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। दूसरी कहानी जहां पर एक नाबालिग लड़का अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद करता है, लेकिन शादी नहीं होने पर खुदकुशी कर लेता है। इन दोनों कहानियों से समझना क्या है, सीखना क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा। मोहब्बत और उसमें हल्के हल्के खून के छींटे, ये दोनों कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां इश्क में हल्के हल्के खून के दाग लगे हुए हैं। पहली कहानी है उस प्रेमी जोड़े की जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा देकर किसी और से सगाई कर ली। जब इस बात की जानकारी उसकी प्रेमिका को लगी तो वो प्रेमी के घर पहुंच गई। वहां विवाद होने लगा तो बाद में प्रेमी ने प्रेमिका को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घायल प्रेमिका को प्रेमी और उसकी बहन अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए।
सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती और प्यार की कोई गारंटी नहीं होती। इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहे जिसमें दोस्ती के बाद प्यार हुआ और वह प्यार सिर्फ हवस बनकर रह गया। लेकिन इस मामले में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ही मौत के घाट उतारने का प्रयास कर डाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मन भवन नगर में। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग में आरोपी अमन वर्मा रहता है। उससे मिलने के लिए ही रीना यहाँ पहुँची थी। उन दोनों की बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद अमन उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। वहाँ पर भी बातचीत हुई और वह बातचीत विवाद में बदल गई। दरअसल रीना सोशल मीडिया के माध्यम से अमन वर्मा से मिली थी। उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। शादी का वादा भी किया गया था, लेकिन अमन ने रीना को छोड़कर दूसरी युवती से एंगेजमेंट कर ली थी। इसकी जानकारी लगने के बाद रीना उससे बात करने के लिए यहाँ पहुँची थी। वह उसके फ्लैट में पहुँची थी, उसके परिजन से बात की और अमन से बात करते हुए उन दोनों का विवाद भी हो गया था। उस विवाद के बाद ही उसे दूसरी मंजिल पर ले गया और वहाँ से फेंक दिया, लेकिन रीना बच गई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब चलिए आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं, जहां आशिक ने अपनी मोहब्बत को साबित करने में अपनी जान की आहुति दे दी। इस लव स्टोरी में 16 साल के नाबालिग किशोर ने फांसी लगा ली, क्योंकि परिजन उसकी 14 साल की गर्लफ्रेंड से शादी करवा नहीं रहे थे। एरोड्रम थाना इलाके के कृष्णबाग कॉलोनी के रहने वाले हिमांशु चौहान ने शादी न कराए जाने पर आत्महत्या कर ली। इनफॉर्मल सोर्सेस से ये पता चला है कि बच्चे का शायद किसी लड़की के साथ अफेयर था और चूँकि दोनों ही नाबालिग थे तो अभी उनकी शादी संभव होना पॉसिबल नहीं था, तो परिजनों ने यही दोनों को समझाया। इस दरमियान शायद कुछ हॉट टॉक वगैरह हुई हो, जिसके संबंध में बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली दोस्ती और प्रेम में अधिकतर मामलों में कोई गारंटी ही नहीं होती है। यहाँ होने वाली दोस्ती में अक्सर धोखा ही देखने को मिलता है। ऐसी कई शिकायतें पुलिस को मिलती रहती है, जिसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायतें आती हैं। लेकिन इन जानलेवा लव स्टोरीज को देखकर माता पिता को चिंता करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भी अपने बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फोन है उसको देखते रहें कि आपके बच्चे भी कहीं इसी राह पर तो नहीं निकल गए हैं। लेकिन आज जो है उस मोबाइल फोन पर सिर्फ क्रिकेट मैच ही चल रहा होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी है। लेकिन बारिश होने की वजह से यह मुकाबला थमसा गया है, रुक गया है और सबकी धड़कनें भी रुक गई हैं कि इस सेमीफाइनल के मुकाबले में क्या होगा, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। T20 विश्व कप पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्रिकेट में चौकर्स के नाम से मशहूर इस टीम ने शायद अब अपने चौकर्स के टैग को दूर कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनको इंतजार है दूसरे फाइनलिस्ट का। दूसरा मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच जारी है और हर कोई दिल थाम कर इस मैच के नतीजे का इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले बात अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच के मैच की होनी चाहिए। अफगानिस्तान भले ही हार गई हो, लेकिन उसने पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और ये पहला मौका था जब अफगान के ये शूरवीर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच किसी डरावने सपने जैसा रहा। एक बार पूरे मैच की समरी पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 56 रन पर ऑल आउट हो गए। अफगानिस्तान की टीम से सिर्फ एक ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार कर सके। उनकी तरफ से सर्वश्रेष्ठ स्कोर 10 रन का रहा। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को यैनसन ने 3 विकेट झटके। यैनसन के साथ साथ रबाडा और तबरेज शमसी ने भी आग उगलती हुई गेंदबाजी की। अफगानिस्तान के 56 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया और आसानी से ये टारगेट हासिल कर लिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अफ्रीकी गेंदबाजों ने अफगानी बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया और साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान भले ये मैच हार गई हो, लेकिन अफगान के इन जाबाजों ने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया और वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया और ये भी पहली बार था जब अफगानिस्तान ने किसी इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो। मैच हारने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी अपनी टीम की सराहना की और कहा, हम किसी भी टीम को हराने में सक्षम हैं। राशिद खान ने कहा कि हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन कंडीशंस की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हम किसी भी टीम को हराने में सक्षम हैं। हमें बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर से उबरना होगा, काफी मेहनत करनी होगी,
खास तौर से मिडिल ऑर्डर पर हमें कुछ अच्छे नतीजे मिले, लेकिन बल्लेबाजी में अच्छा करने की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा, लेकिन शायद अफगानी टीम बड़े मैच के प्रेशर को झेलने में नाकाम रही और यही वजह थी कि जैसे ही साउथ अफ्रीका ने शुरुआती विकेट लिए तो पूरा अफगानी मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन ये अफगान ही थी जिसने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, इसलिए उनको इस जीत का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में आज इतना ही।